Assalamu alaikum. Today we're going to discuss about the contemporary philosophical movements, जिसमें हमारे पास आती हैं जी existentialism है, pragmatism है, new pragmatism है and postmodernism है. ये चार हमारे पास contemporary philosophical movements हैं. ये हमारे पास CSS में भी आती हैं and these are also included in PMS. तो अभी हम existentialism को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये थ्योरी है क्या, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कब जो है ना मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी, एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी कब स्टार्ट हुई थी. ये स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. और कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर का एरा ऐसा था कि उस टाइम पे बहुत कत्लो गारत हुई थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी हुई थी. और दो वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई है तो उसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेवस्टेटेड हो गई थी कि जो फिलोसोफर्स थे उन पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की गई थी. तो कह सकते हैं कि जो फ़िलोसफ़ी का जो ट्रेंड है ना कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफ़ी का, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. अब इसमें इनका जो मेन थीम था, ये क्या था, टॉपिक जो था वो था कि जी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल डीह्यूमनाइज सोसाइटी. डीह्यूमनाइज सोसाइटी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के जो ज़माने थे वो बहुत ज़्यादा डीह्यूमनाइज्ड हो चुके हुए थे. सो इट केम इनटू बीइंग बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स. It was a time when the dozens of states concentrated all the might for the destruction of cities and killing a huge number of people and blah blah blah. ठीक है, इस सारा मतलब ये थोड़ा सा उसका वो बैकग्राउंड है कि वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे स्टार्ट हुई थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था फिलोसोफर्स पे क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की किलिंग हुई थी. सो इसमें जो फिलोसोफर्स आते हैं, जो जिनके आइडिया है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं एक क्रिकेगार्ड है, नीशे है, ठीक है, डॉस्टोवस्की हैं, और हमारे पास इसमें एल्बर्ट कमू भी आते हैं, सार्ट्रे हैं, हाइडेगर हैं. ठीक है, हाइडेगर और सार्ट्रे जो है हमारे पास तो CSS के उसमें हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमने यही दो मेन फिलोसोफर्स पढ़ने हैं. बाकी भी इनकी थ्योरीज जो है ना मिलती जुलती सबकी हैं, एक से दूसरे ने इस फिलोसफी पे काम किया है जिस तरह हम पीछे फिलोसोफर्स पढ़ते आए हैं. ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है इसका, ठीक है. इसको मैंने डाल दिया है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट बता दिया है कि इसका क्या था, बैकग्राउंड क्या था. अगर हम यहाँ से थोड़ा सा एंड से देखें तो द ओनली पॉसिबल वे ऑफ द कन्फ्रंटेशन चैलेंजेस कॉज्ड बाय लाइफ इज द स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस. If that is the reality, then the vital issue for a human is the philosophy of the inner world or existence of an individual and not the philosophy of nature. Human is not the vehicle and the means of generating capital or cognition. He is sensible, reasonable, subject of a free, self-sufficient and responsible being. अब यहाँ पे वो अपनी ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं. ह्यूमन सिर्फ एक जो है ना वो कैपिटल जनरेटिंग चीज़ नहीं है कि वो पैसा कमाए और लोगों को पाले, ठीक है. वो अपना भी एक उसकी फ्री विल होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग है. सो टू मेक इट क्लियर वी शुड ट्रेस द बेसिक नोशन ऑफ दिस फिलोसफी व्हिच आर एग्जिस्टेंस एंड एसेंस. अब इसमें दो चीज़ें आएंगे, हम आगे भी यही पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस और एसेंस क्या है. Any animal comes into the being with its essence while a human is helpless and gets to his essence in the course of डेवलपमेंट. अब जो जानवर है वो जब पैदा होता है तो वो अपने एसेंस के साथ पैदा होता है, लेकिन ह्यूमन क्या है, ही इज हेल्पलेस, उसको अपना एसेंस खुद जो है ना इन हिज कोर्स ऑफ डेवलपमेंट उसको अपना एसेंस खुद से ढूंढना पड़ता है. So in the process of upbringing and socialization, it takes a while when he gets the sense of life and can be self-standing. यही है कि जैसे जैसे एसेंस बाकी सारी चीज़ों का, हशरात हैं या लिविंग बीइंग्स जो और हैं एक्सेप्ट ह्यूमन, तो उनके अलावा जो भी ह्यूमंस के अलावा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने एसेंस के साथ पैदा होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ह्यूमंस जो हैं वो अपना एसेंस विद द कोर्स ऑफ टाइम डेवलप करते हैं जैसे जैसे उनकी सोशलाइजेशन होती है, अपब्रिंगिंग होती है. सो व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म? द वर्ड दिस इज फर्स्ट अपीयर्ड 1940s, ठीक है. अब ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था. सो इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी बेस्ड ऑन सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल in an absurd, irrational, meaningless universe. According to existentialists, ये जो यूनिवर्स है इट्स काइंड ऑफ अ मीनिंगलेस, ठीक है. इसका कोई मतलब नहीं है, हमें अपना मतलब खुद से ढूंढना है. ये
irrational ہے. Humans کے پاس ایک free will ہے, they can choose their way. People are responsible for their actions and judge how they affect others. Existentialism میں ان کا God پہ belief نہیں ہوتا. So they are like, there's no afterlife, meaning is created by our choices and those of the people around us. Humans must define their own natures. There is no unifying universal human nature. So existentialism or existentialist emphasizes on individual existence, freedom and choice. It is the view that humans define their own meaning in life and try to make rational decisions despite existing in an irrational universe. It focuses on the question of human existence and the feeling that there is no purpose or explanation at the core of existence. So philosophers consider existentialism as the nature of the human condition. All existentialists emphasize the person as subject, उन्हें subject कहा जाता है rather than object. Existentialists accept the conclusion that existence precedes existence precedes essence. ठीक है, पहले existence है, उसके बाद essence है. The subject exists and for some he alone exists. That is to say, if any essence whatever exists, it is the individual subjective state of existence. आपका जो भी essence है ना, वो इंडिविजुअल सब्जेक्टिव स्टेट है. ठीक है, आप जो आपकी एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस के बाद यू फॉलो योर एसेंस और इस एसेंस को आप खुद बनाते हैं. तो यहाँ पे दो चीज़ें बताते हैं जी. एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस में वो बताते हैं कि जो भी ह्यूमन है, ही और शी इज आइडेंटिफाइड बाय हिज ओन एक्शंस. ठीक है, हम उसको गुड और बैड कैसे कहेंगे, हम उसके एक्शन से उसको जज करेंगे. ठीक है, और वही एक्शन से वो रिस्पॉन्सिबल है. इफ़ ही और शी डन समथिंग गुड तो उसको इसका रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, और अगर इफ़ ही और शी डिड समथिंग बैड तो इसको इसकी पेनल्टी मिलेगी. तो ये है कि रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही हैं. ये नहीं है कि आप किसी और को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे. आप अपने एक्शंस को खुद आइडेंटिफाई करेंगे, कोई और आपको आके बताएगा नहीं कि आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे सार्ट्रे के, जब हम उनको पढ़ेंगे तो भी उनके बारे में भी हम इसके एग्जांपल्स लेंगे. बट अब एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे को जो है ना आर्मी में जाना है. ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक है आर्मी और एक है उसकी मदर. तो अब उसने देखना है कि इन दो चीज़ों में से अब कोई थर्ड पर्सन आके इस बंदे को नहीं बताएगा कि उसको आर्मी में सर्व करना चाहिए विदाउट लाइक by leaving his mother behind. अब उसकी अम्मा के पास कोई और नहीं है लुक आफ्टर के लिए, उसको अपनी माँ की भी लुक आफ्टर करनी है और उसका दिल है कि वो आर्मी में जाए. अब यहाँ पे वो देखेगा कि उसके एक्शंस खुद आइडेंटिफाई करेंगे उसको, और वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर वो अपनी आर्मी को ज्वाइन करता है, ठीक है, अपनी माँ को छोड़ के, तो अब अगर माँ को कुछ होता है, ठीक है, अगर माँ को कुछ होता है तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन. और अगर वो आर्मी में नहीं जाता, ठीक है, वो अपनी माँ को देखता है, तो भी माँ को लुक आफ्टर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, कोई और दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं, और कोई दूसरा बंदा उसको बताएगा नहीं कि उसको इस टाइम पे क्या करना चाहिए. उसका अपना इंस्टिंक्ट है या उसका सेल्फ कह लें कि उसके अंदर की आवाज़ है. ठीक है, ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसकी अपनी चॉइस है कि वो किस वक्त क्या डिसाइड करता है. ठीक है, सो एग्जिस्टेंशलिज्म में जो है ना, यहाँ पे आता है कि लाइक दिस होल यूनिवर्स इज मीनिंगलेस. यहाँ पे आपको खुद अपनी लाइफ को मीनिंग देना है. ठीक है, आप मीनिंग के साथ पैदा नहीं हो रहे, आप मीनिंगलेस यूनिवर्स में, मीनिंगलेस वर्ल्ड में आप पैदा हुए हैं, और आपने यहाँ पे अपनी लाइफ को खुद से कोई ना कोई मतलब देना है. और वो मतलब आप कैसे देंगे, वो आप अपनी ही एग्जिस्टेंस को फॉलो करते हुए आपने अपना एसेंस खुद ढूंढना है, अच्छे एसेंस की तरफ जाना है. आप फ्री विल के साथ हैं. ह्यूमन इज बॉर्न विद अ फ्री विल, तो यू हैव योर फ्री विल. अब इस फ्री विल को यूज़ करते हुए आपने अपने एक्शंस डिसाइड करने हैं. ठीक है, आपने इन पे डिसीजंस लेना है, और आपने देखना है कि आप बीइंग अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, आप किस चीज़ पे क्या डिसाइड करते हैं. ठीक है, ह्यूमैनिटी को चूज़ करते हैं, या ऑन द अदर हैंड आप
کچھ اس کے اپوزٹ چوز کرتے ہیں. سو یہ ایگزسٹینشلزم کا ایک تھوڑا سا جو ہے اوور ویو تھا اگینسٹ، اور یا کہہ لیں کہ ان کے ریاکشن میں جو ہمارے پاس ٹریڈیشنل فلسفیز ہیں نا، ریشنلزم ہو گیا، امپیریسزم ہو گیا، یا پازیٹیوزم جو ہے لاجیکل پازیٹیوزم، تو ان کے جو ہے نا اگینسٹ یہ ایک فلسفی ہے which seek to discover an ultimate order and a universal meaning in a metaphysical principles when the structure of the observed world. It also asserts the people actually make decisions based on what has meaning to them rather than what is rational. ٹھیک ہے. اور ایک اس کے اپوزٹ ایک چیز ہے ایسنس. ٹھیک ہے. یہ ایسنس کا جو ہے نا اسینشلزم، اس کا جو فنومینا یوز کیا، یہ یوز کیا پلیٹو نے، یا جو پریویس جو فلاسفرز تھے، ٹھیک ہے، ایرسٹوٹل ہو گئے، پلیٹو ہو گئے، یہ انہوں نے یوز کیا کہ جی ہیومن ہیز این ایسنس، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بائی برتھ یہ چیز ملتی ہے، اور ہم یہاں پہ آ کے دس از این جو مٹیریل ورلڈ ہے، دس از دا امیٹیشن آف دا یونیورسل جو ایسنس ہے، یا جو یونیورسل جو امیجز آ رہے ہیں، یہ یونیورسل ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پلیٹو اس طرح بات کرتے ہیں کہ ایسنس کو وہ لے کے آتے ہیں وہ یونیورسلس کی طرف، یہ دنیا پرٹیکولر ہے، اور وہ یونیورسل جو فارمز ہیں ان کو بات کرتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ آتی ہے یہ ایگزسٹینشلزم کی. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ایک بریف سا اوور ویو تھا. تو نیکسٹ ہم جو ہے نا اب ان کے فلاسفرس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ سارٹرے کی کیا تھا، ہائیڈگر کی کیا فلاسفرس تھیں. تھینک یو سو مچ.